चलिए आगे स्टार्ट करें। आज हमारी कंपनी अकाउंट की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने क्या देखा था कि कंपनी किस तरीके से बनता है। कंपनी के अंदर हमारे जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उस कैपिटल को क्या बोला जाता है। तो मैंने बताया था जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उस कैपिटल को बोला जाता है हमारा रजिस्टर्ड कैपिटल, या फिर हमारा ऑथराइज कैपिटल, या फिर बोला जाता है हमारा कौन सा कैपिटल, फ्लोटेड कैपिटल, या फिर नॉमिनल कैपिटल। और हर कंपनी अपने एक शेयर्स जो इशू करती है उसका एक प्राइस तय करती है और उस प्राइस को क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। और हर कंपनी का फेस वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली हर कोई रखते हैं 10 रुपए एक शेयर का फेस वैल्यू। और इसका दूसरा नाम क्या था हमारा, नॉमिनल वैल्यू। देखो एक नॉमिनल कैपिटल है और एक नॉमिनल वैल्यू है। इसके बाद अब जो भी ऑथराइज कैपिटल है उसमें से अगर मैं आपको कुछ भी शेयर बेचने के लिए तैयार हो जाता हूं तो उसको बोला जाता है आपको पब्लिक ऑफर या इशूड कैपिटल या फिर इनवाइट कैपिटल के नाम से जाना जाता है। जितने ऑथराइज में से मैं बेचना चाहता हूं, मतलब लोगों को देना चाहता हूं। अब मैं लोगों को क्यों दूंगा, क्योंकि जनरल बात है कि मुझे पैसे मिलेंगे हर शेयर्स के बदले और वो कंपनी में मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं। इसके बाद अगर सारे के सारे मैं जितने भी बेचना चाहता हूं अगर सारे शेयर्स बिक गए तो ऐसे सिचुएशन में क्या बोलेंगे, फुल्ली सब्सक्राइब। क्या बोलेंगे उसको, फुल्ली। अगर कम बिके तो क्या बोलेंगे, अंडर। लेकिन भाई अगर कम बिके तो कितने से कम नहीं होना चाहिए, 90% से कम नहीं होना चाहिए। अगर 90% से कम हुआ तो फिर वो कंपनी को रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता। तो 90% यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और इसके बाद अगर ज़्यादा लोग मांगने आ गए, मेरी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, तो उसको क्या बोल देंगे हम, ओवर सब्सक्राइब। लास्ट क्लास में हमने यही किया था यहां तक। अब हम आगे चलेंगे। अब आगे देखें तो कंपनी आपसे पैसे कैसे मांगती है। कंपनी जो आपसे फंड, पैसे की बात करें, कंपनी आपसे फंड कैसे मांगेगी। अब मान लो लेट सपोज एग्जांपल कि हमारी कंपनी आपसे बोलती है कि भैया आप कम से कम 10 रुपए लगा सकते हो और 10 रुपए इज आ फेस वैल्यू, है ना। 10 रुपए क्या है, अगर आपने मेरी कंपनी के अंदर 10 रुपए अगर लगाए हैं तो दैट इज कॉल कि एक शेयर खरीद लिया आपने। जैसे मेरे पास मान लो एक शेयर है और ये शेयर अगर खरीदना चाहते हो, एक शेयर मतलब इस पे तो लिख तो मैं 1000 भी शेयर सकता हूं। अगर मुझे 10 रुपए दिया तो मैं आपको एक सर्टिफिकेट दूंगा। ये सर्टिफिकेट है, ये प्रूफ है कि आपने मेरी कंपनी को 10 रुपए दिए और आपके पास प्रूफ है कि आपने मुझे 10 रुपए दिए, उसके डॉक्यूमेंट है एक तरीके से। समझ में आ रही है बात आपको। तो क्या होगा हमारा, पैसे जो आप 10 रुपए दोगे, अब आप बोलते हो सर 10 रुपए तो बड़े कम है, मैं देना ज्यादा चाहता हूं, तो मैंने बोला आप फिर 2 शेयर ले लो। तो आप कितने दोगे, 20 रुपए। आप बोलोगे नहीं सर मेरे पास 25 रुपए है, क्या 25 का दोगे, नहीं, या तो आपको 10 के मल्टीपल में ही लेना पड़ेगा। आप बोलोगे सर 21 रुपए का कर दो मेरा शेयर, तो वो नहीं चलेगा आपका। आपको लेना पड़ेगा किसमें, आपको लेना पड़ेगा 10 के मल्टीपल में। समझ में आई बात आपको। तो अब जब आपसे 10 रुपए है, अब मैं ना 10 रुपए एक साथ मांगू, मान लेते हैं कि मैं अपने कंपनी के 10 रुपए एक साथ मांगता हूं, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपके पास 100 रुपए हर किसी के पॉकेट में है तो हर कोई 10-10 शेयर मेरी कंपनी के खरीद सकता है। कितने शेयर खरीद सकता है, 10-10। और मैं हर बार क्या चाहूंगा कि मेरी कंपनी के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर मांगो, ताकि मैं इस चक्कर में ना पड़ूं। किस चक्कर में, ये वाला क्राइटेरिया के नीचे ना चला जाऊं। ये कौन सा क्राइटेरिया है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला। अगर मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन से नीचे गया तो मैं शेयर इशू कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा भाई, नहीं कर पाऊंगा। तो मैं क्या चाहूंगा, आप सब ज्यादा से ज्यादा मेरी कंपनी में करो। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है आपसे पैसे लेने के। जो फंड लूंगा मैं आपसे, पैसा लूंगा, वो 2 ऑप्शन अवेलेबल है। या तो मैं बोलूंगा भैया एक काम करो, आप ना 10 रुपए है ना, अगर 10 शेयर लेना चाहते हो तो 10 शेयर के 100 रुपए लाओ। 10 शेयर के क्या लाओ, आप मान लो 10 लेना चाहते हो, 10 शेयर के 100 रुपए, तो मैं मांगूंगा आपसे लमसम। लमसम मतलब भैया एक ही साथ पैसे दो, बाद का कोई चक्कर नहीं है।
या तो ये होगा, अगर कंपनी बहुत रेपुटेटेड होती है तो लमसम ही लेती है वो। अगर मुझे लगता है यार, अगर आप सब मान लेते हैं मेरे पास आपके पॉकेट में 100 रुपए हैं, आपके पॉकेट में कितने रुपए हैं, और आप जो हो एक व्यक्ति मेरे से कितने शेयर मांग सकता है, 10 शेयर्स मांग सकता है मुझसे, है ना, 10 शेयर मांग सकता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ना आप 1 रुपए अभी दे दो और बाकी 9 रुपए मैं धीरे धीरे मांगूंगा, जैसे सपोज करो 10 रुपए है और मैं बोलूं भाई एक काम कर, 1 रुपए आज दे दो, 2 रुपए 2 महीने बाद दे देना, 3 रुपए 3 महीने बाद दे देना, और फिर आपके 4 रुपए 6 महीने बाद दे देना। तो अब आज मैं आपसे कितने मांग रहा हूं, तो अब आपके पास हर एक शेयर होल्डर का खरीदने का पावर जो 10 शेयर था उसके बजाय कितने शेयर हो गए, 100 शेयर हो गया ना पावर, क्योंकि आज आपको पैसे देने हैं। क्योंकि अगर आपको देखो, जो चीजें के लिए आपको आज पेमेंट देना है तो जितने पैसे खरीद लोगे उसके बाद तो 2 महीने बाद मांगूंगा ना मैं आपसे, तो भाई 2 रुपए और लेके आओ, तो 2 महीने बाद बोलोगे तब इंतजाम हो जाएगा। आज आप कितने खरीद सकते हो, तो आज हर एक व्यक्ति का पावर हो जाएगा, अगर मैं एस टुकड़े में मांगू तो हर एक व्यक्ति का पावर कितना हो जाएगा, 100। अगर मैं लमसम में मांगू तो हर एक व्यक्ति के पास पावर कितना है, 10। तो अगर मुझे 90% वाला क्राइटेरिया जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट का भरवाना है तो मैं हमेशा ये वाला रूट फॉलो करूंगा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मांगोगे और मेरे शेयर ज्यादा से ज्यादा बिक जाएंगे। गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि सारे पैसे लेने हैं आपको 90% में, गवर्नमेंट ये कहती है कि 90% से ऊपर व्यक्ति या 90% व्यक्ति आपके शेयर को खरीदने के लिए तैयार होना चाहिए। भले ही वो 1 रुपए पर शेयर दे दे पहले, और भले ही आपका 2 रुपए पर शेयर दे दे, मैटर नहीं करता। समझ में आई बात आपको? तो अगर मेरी कंपनी इतनी रेपुटेटेड नहीं है तो मैं ये वाला फॉलो करूंगा, ताकि मेरे शेयर जल्दी से जल्दी बिके। और इसके अंदर आपको भी आसानी रहता है किस्तों में पैसे देना, क्योंकि जनरली आप सब देखोगे घर में भी कई सारी चीजें आप किस्तों में क्यों खरीदते हो, ताकि आप धीरे धीरे पैसे दे दोगे। तो यही रूल फॉलो किया जाता है। तो जब मैं आपसे पैसे लूंगा तो लेने के 2 तरीके हैं। एक तो मैं आपसे बोलूंगा लमसम दे दो। अब लमसम जब आपसे मांगूंगा तो मतलब एक साथ, कैसे, आप एक साथ पैसे दो मुझे, एक साथ सारा पैसे दे दो, एक साथ इकट्ठा पैसा दे दो, उसको क्या बोलते हैं हम, लमसम बोलते हैं। तो भाई दूसरा क्या हो सकता है, भैया आप किस्तों में दो। किस्तों का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट। किस्तों का मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट में दो। तो आपसे जो फंड लिए जा सकते हैं वो 2 टाइप से लिए जा सकते हैं, या तो एक साथ लिया जा सकता है या फिर लिया जा सकता है इंस्टॉलमेंट। हमारे सिलेबस में ये वाला टॉपिक है जिसे हमें पढ़ना है कि जब किस्तों में मांगा जाएगा तो किस तरीके से उसकी हम अकाउंटिंग सीखेंगे। लमसम वाला तो आता ही नहीं, 1-2 सवाल होंगे, अभी देखना 1-2 सवाल ही होते हैं जो कि इजीली हो जाता है हमारा, ठीक है ना। तो अब सबसे पहली बात मैं मान लो आपसे मैं किस्तों में मांगता हूं। सपोज करो मेरी कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू कितना है, पहले यही समझते हैं फिर वो वाला समझेंगे, ठीक है ना। फेस वैल्यू मेरी कंपनी का मान लो 10 रुपए बताया। कितने रुपए बताया मैंने, 10 रुपए। अब इसको मैं कैसे किस्तों में मांगूंगा वो किस्त में बना दूं यहां पे आपके लिए। मैंने बोला कि भाई पहले आप लेके आओ 2 रुपए, फिर आप लेके आना 4 रुपए, फिर आप लेके आना 2 रुपए, तो 2 4 6 2 8, फिर आप लेके आना 1 रुपए, और फिर आप लेके आना 1 रुपए। मतलब जब किस्तों में मांगूंगा तो 10 ही पूरे होने चाहिए। ऐसा नहीं किस्तों में मांग रहा हूं तो चल 8 दे दियो भाई और मत दे, या फिर किस्तों में ले रहा हूं तो मैं ब्याज ले लूंगा 10 के बदले तू 12 रुपए ला। नहीं, 10 फेस वैल्यू है तो मैं 10 ही मांगूंगा आपसे फिलहाल के लिए, ठीक है। तो इन सभी का अगर टोटल करोगे तो देखो 10 बनेगा, 2 और 4 6, 2 8, और 1 9 और 1 10, ठीक है ना। अब आप स्टार्टिंग में मेरे से शेयर खरीदने आओगे तो स्टार्टिंग में आप, ये वाला स्टेज है जब आप शेयर खरीदोगे तो आपके जेब में कितने होने चाहिए मेरे शेयर को खरीदने के लिए, मात्र 2 रुपए। अब 2 रुपए पता है कैसे करोगे, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। आप ऑनलाइन भरो या ऑफलाइन भरो, होगा तो एप्लीकेशन ही। तो एप्लीकेशन, अगर मैं ऑफलाइन फॉर्म का एप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस, जिसको क्या बोलते हैं हम,
प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के अंदर डिटेल होता है। क्या क्या डिटेल होगा? कंपनी का नाम, कंपनी के सारी चीजें, डिटेल एक फॉर्म होगा हमारा, ठीक है ना। तो उसके अंदर सबसे पहले आप अगर मेरी कंपनी का शेयर लेना चाहते हो ना, मेरा क्या, किसी कंपनी का भी शेयर अगर आप लेना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपकी एज 18 से अबव होना चाहिए, 18 से ऊपर होना चाहिए, 18 से कम नहीं हो सकता। दूसरा, आपके पास क्या होना चाहिए? पैन कार्ड। पैन कार्ड क्या होता है? परमानेंट। और ये होता क्यों है भाई? क्या रीजन है? तो जितने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, ये आपका नहीं होता पैन कार्ड। पैन कार्ड सरकार के होता है, आपका नहीं होता। सरकार ने ये पैन कार्ड इसलिए दिया है, इसके अंदर एक यूनिक नंबर होता है। आप जहां जहां पैसे खर्चोगे या जहां भी पैसे जमा करोगे, सरकार नजर रखना चाहती है कि आपके पैसे कहां हैं। इसलिए सरकार ने एक पैन नंबर दे दिया है कि हर व्यक्ति को अपने नाम पे ये बनवाना होगा। तो एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एक जो शेयर्स है, शेयर्स को रखने के लिए आपके पास एक जगह होनी चाहिए। अब शेयर्स को रखने के दो तरीके हैं। एक तो ये पर्चा मिल गया, तो ये पर्चा मैंने भाई संभाल के रख दिया, एक तो ये हो गया। दूसरा, भाई मेरे को पर्चा मत दो, मुझे डिजिटल दे दो आप। डिजिटल का मतलब क्या है? पैसे अगर आपके बैंक में है तो वो रियल नहीं है, वो कैसे हैं? डिजिटल है। तो पैसे रखने चाहते हो आप और सेफ रखना चाहते हो, कोई चुरा ना ले, कहीं कुछ हो ना जाए, तो आप क्या करते हो? बैंक में खाता खुलवाते हो और बैंक में जमा करते हो। सेम ऐसे अगर आपको शेयर्स भी एक एसेट्स है, अगर इसको रखना चाहते हो तो एक खाता खुलवाना पड़ेगा। शेयर्स का अलग खाता होता है जहां सिर्फ शेयर्स रहते हैं, उसको क्या कहते हैं पता है? डीमेट अकाउंट। उसको क्या कहते हैं? तो डीमेट अकाउंट क्या है? जहां पे अपने आप क्या रखोगे? शेयर्स। तो आपके पास आज के टाइम पे फिजिकल शेयर्स कोई कंपनी इशू नहीं कर रही, सिर्फ प्राइवेट कंपनी देती है, बाकी सभी इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही दे रही है आज के टाइम पे। तो आप एक क्या करोगे? डीमेट। ये तीन चीजें आपके पास होनी जरूरी है। तीनों चीज आप फॉर्म में भर के दोगे और वो रहेगा क्या? एक एप्लीकेशन। और इसके साथ एक शेयर लेना चाहते हो तो एक 2 रुपए का चेक भी लगा के देना होगा। कैश नहीं लेंगे हम जब भी लेंगे तो कैसे लेंगे? चेक से लेंगे। अगर आप एक शेयर लेना चाहते हो तो 2 रुपए का चेक, 2 शेयर लेना चाहते हो तो 4 रुपए का चेक, 100 शेयर लेना चाहोगे तो 200 का चेक, 1000 शेयर लेना चाहोगे तो 2000, 1 लाख शेयर लेना चाहते हो तो 2 लाख का चेक। यानी आप मल्टीप्लाई कर लो जितने पैसे आपको लगाने हैं। तो आप अगर मान लो 1 लाख शेयर लेना चाहते हो मेरी कंपनी के, तो आप 2 लाख रुपए का चेक लगाओगे और चेक लगा के दे दोगे। दैट इज कॉल, ये क्या है? हमारा एप्लीकेशन है। ये क्या है हमारा? आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म किया। तो सबसे पहले जब मैं आपसे पैसे मांगूंगा तो पहली बार जो पैसे मांगूंगा वो किस चीज के पैसे मांग रहा हूं कि भैया ये आप पहले एप्लीकेशन तो भरो। आप जो दो मुझे वो क्या दो? एप्लीकेशन के पैसे दो। एप्लीकेशन। तो पहली बार जब मैं आपसे पैसे मांगूंगा वो हमेशा किसका होगा? एप्लीकेशन का होगा। एप्लीकेशन क्यों बोला गया? क्योंकि भैया फॉर्म भर के देते हो ना एप्लीकेशन आप, ऐसे थोड़ी है कि आप गए और आपने ले लिया, पहले एप्लीकेशन भरना पड़ेगा आपको। तो एप्लीकेशन। उसके बाद दूसरी बार जब आपसे पैसे लूंगा तो पहली बार जैसे ही मेरे पास एप्लीकेशन आता है तो इसके बीच में, अब एप्लीकेशन मैंने 2 रुपए रखा है। एक चीज ध्यान रखना, एमसीक्यू का मैं क्वेश्चन बता रहा हूं क्या आएगा, और 2 रुपए है। अब एक बच्चे का मन में ख्याल आया कि सर क्या हम 50 पैसे का कर सकते हैं क्या? पहली बार कर सकते हो। क्या सर हम 10 पैसे का कर लें? मतलब सर मिनिमम तो कुछ होगा करने का। तो बोला गया कि आपका ये कम से कम जो पहला होगा ये जो होना चाहिए वो मिनिमम 25%, नहीं 25 नहीं, जो ये होना चाहिए आपका मिनिमम वो 5% होना चाहिए। यानी एप्लीकेशन जो फेस वैल्यू होता है उसका 5% कम से कम एप्लीकेशन होना ही होना चाहिए। कितने परसेंट? अगर 5% से कम हुआ, मान लो मेरा शेयर 100 रुपए का एक मैंने रखा, तो एप्लीकेशन पे मैं आपसे कम से कम 5 मांग सकता हूं, 3 नहीं मांग सकता। 3 कितने के बराबर हो जाएगा? 3%। नहीं, कितने का होना चाहिए कम से कम? तो बोला गया मिनिमम एप्लीकेशन कितने का होना चाहिए? मिनिमम एप्लीकेशन। बहुत बच्चे 90% भर के आ जाते हैं पेपर में, क्योंकि मिनिमम सुना और मिनिमम 90 वाला याद रहता है। मिनिमम एप्लीकेशन कितना होना चाहिए? तो जवाब है
5% होना चाहिए, मिनिमम एप्लीकेशन 5% होना चाहिए, ठीक है। अब आपसे मैंने 2 रुपये मांगा, और ऐसा नहीं है कि आज 2 रुपये मांगा फिर बोलूँ कल हाँ भाई लेके आओ 4 रुपये जाओ, अब नहीं, आप जब भी मांगूंगा तो इनके और इनके बीच में ना गैप होना चाहिए। रूल कहता है कम से कम 2 महीने का गैप होना चाहिए, लॉ कहता है 2 महीने का गैप होना चाहिए अगली कॉल के बीच में। ऐसा नहीं कि एकदम से मांग लूंगा, क्योंकि किस्त मांग रहा हूं तो किस्त का मतलब क्या है, आपको समय मिलना चाहिए, तो मिनिमम 2 मंथ का होना चाहिए। और कंपनी की मर्जी है 5 महीने 6 महीने 1 साल कर सकता है, लेकिन 2 महीने का। और जिस दिन मैं मांगूंगा आपसे कि भैया अब 2 रुपये तो आपने दे दिए, अब आप तो कंपनी के बन गए मेंबर, अब आपसे मैं मांग रहा हूं कितना, अगला किस्त मांग रहा हूं, तो अगला किस्त कितने मांग रहा हूं मैं आपसे 4 रुपए। तो जिस दिन मांगूंगा उसके ठीक 14 दिनों का मोहलत देना पड़ता है हमें। ऐसा नहीं कि मैंने बोला 4 रुपए दे, आपने बोला अभी तो है नहीं, बट ठीक है तेरा कैंसिल हो गया शेयर, ऐसे नहीं होगा। तो मुझे कितने दिन का टाइम देना पड़ता है, 14 डेज का। एग्जाम में ये 2 महीने और 14 डेज का पॉइंट नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो कितने, तो अगली किस्त आएगी आपकी, तो अगली किस्त का भी कुछ नाम होना चाहिए। तो अगली किस्त का नाम रखा गया कि भैया तुम दोगे अलॉटमेंट के पैसे दोगे, अलॉटमेंट का अमाउंट दोगे, तो अगली किस्त को बोला गया अलॉटमेंट। अब इस किस्त के लिए आपको कोई एप्लीकेशन नहीं भरना, आपने एक बार एप्लीकेशन भर दिया तो बस हो गया काम खत्म, वही चलता रहेगा आपका आगे तक। अब हर बार मैं आपसे बोलूंगा नाम कि भैया, अगर मैं आपसे बोलूं ना, क्योंकि इसका नाम क्यों दिया गया, मैं बोलूंगा भाई पैसे दे दो, तो अब यहां पे बड़े सारे अमाउंट है, तो कौन से पैसे मांग रहे हो आप, तो मैं बोलूंगा अलॉटमेंट का दो, तब आपको पता चलेगा ये। उसके बाद अलॉटमेंट के बाद मैं आपसे जो अगला किस्त मांगूंगा, इस किस्त का भी नाम रखा गया, और रखा गया कि भैया ये वाली जो किस्त होगी ये होगी फर्स्ट कॉल। इस किस्त को क्या बोलेंगे पता है, फर्स्ट कॉल। सर इसी किस्त को फर्स्ट कॉल क्यों, अलॉटमेंट के बाद जो भी अगला होगा, अलॉटमेंट के बाद जो भी अगला होगा उसको हम फर्स्ट ही नाम देंगे। अब उसके अगली किस्त मांगूंगा तो उससे अगली कॉल जो भी होगी इसका एक नाम रखेंगे, और दैट इज ये होगा हमारा सेकंड कॉल। अब ये सिलसिला फर्स्ट सेकंड, अब ये कॉल के हिसाब से चलता जाएगा, और जो ये वाला होगा इसको क्या बोलेंगे, थर्ड कॉल। थर्ड कॉल क्या बोलेंगे हम, और लास्ट वाले को 2 नाम मिलते हैं, एक तो थर्ड बोल दो, फोर्थ बोल दो, फिफ्थ, जैसा चल रहा है। तीसरा एक और नाम डाल सकते हो इसके लिए, फाइनल कॉल और फाइनल कॉल। फाइनल कॉल हमेशा पता है किसको बोला जाता है, लास्ट वाले को। मान लो मैं अमाउंट ऐसे रखता 5 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए, यहीं पे खत्म हो जाते 10 रुपए, 5 2 3 खत्म हो जाते। तो जो फर्स्ट कॉल था उसका एक और नाम रख सकते थे आप, फाइनल कॉल। यानी जो लास्ट वाला होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन मान लो मैं बोलता 5 और 5 दो, 5 और 5, तो इसको फाइनल कॉल नहीं बोलेंगे, इसको अलॉटमेंट ही बोलेंगे हम। समझ में आई बात आपको, ठीक है ना। जो लास्ट वाला होगा, अलॉटमेंट के बाद वाला जो भी लास्ट बनेगा उसको क्या नाम दे देंगे हम, फाइनल कॉल दे देंगे। क्लियर है। तो जब भी मैं आपसे किस्तें मांगूंगा, जब भी मैं आपसे किस्त मांगूंगा, तो किस्त मांगते टाइम पे हर किसी का एक नाम है। सबसे पहली बार जो किस्त आएगा जब आपने दिया उसे बोलूंगा एप्लीकेशन का पैसा। उसके बाद जब मांगूंगा तो बोलूंगा भैया कौन सा पैसा लाओ, अलॉटमेंट का पैसा लाओ। उसके बाद जब मैं मांगूंगा तो फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे नंबर चलता जाएगा। और जो लास्ट वाला है उसको आप नंबर के हिसाब से बुला लो या फिर फाइनल कॉल बोल लो, वो आपकी इच्छा है भाई, आपकी इच्छा है। दोनों कुछ भी लिखो, एग्जाम में कोई गलती नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये है हमारे किस्तों का मांगना कि एक बार किस्त में आएगा तो ये। अब जब अगर मैं एक साथ ही बोलूं भाई मेरे को लमसम में भी, भाई तू सीधा सीधा क्या करो, लमसम में क्या करो, सीधा एक बार में 10 रुपए दो, तो यहां पे जो होगा ना, जो सीधा एक बार में मांगा जाएगा तो वो तो सीधा ही सीधा सिर्फ एक ही रहेगा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कह देंगे इसको। सिर्फ एप्लीकेशन भी कह सकते हो ऑल दो, लेकिन क्या कह दोगे, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कह दोगे, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। तो सबसे पहले मैंने कहा हमारे शेयर का एक वैल्यू होता है जिसको क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। और इस वैल्यू को मांगने के 2 तरीके हैं, या तो मैं आपसे मांगूंगा कैसे, लमसम, या फिर मैं मांगूंगा
इंस्टॉलमेंट में। जब किस्तों में मांगूंगा तो पहली बार जो मांगूंगा उसको क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन। दूसरी बार जो मांगेंगे, फिर तीसरी बार फर्स्ट, सेकंड और फाइनल चलेगा। समझ में आया? तो पहले मैं इसके बारे में समझाऊंगा, ये वाला तो अगर ये समझ में आएगा तो ये अपने आप ही आ जाएगा। तो पहले आ जाते हैं इंस्टॉलमेंट में अगर होता है तो क्या रहता है हमारा। तो हम बात करते हैं सर इंस्टॉलमेंट वाले की। मान लिया जाए हमारे फेस वैल्यू 10 रुपए है और इस 10 रुपए को मैं आपसे मांगूंगा पहले मांगूंगा आपसे, मान लेते हैं 3 रुपए, फिर बोलूंगा आप मुझे दो 2 रुपए, फिर बोलूंगा मैं आपको दो, अब मैं 2.5 रुपए भी मांग सकता हूं। ऐसा नहीं है कि भैया, मतलब कि आप उसके मल्टीपल में अप्लाई करोगे, लेकिन मैं मांग पॉइंट में सकता हूं, 2.5 भी मांग सकता हूं, 1.25 रुपए भी मांग सकता हूं, 1.5 भी मांग सकता हूं, वो मेरी मर्जी है। ठीक है, आपने जितने शेयर लिए उतने, तो मैं इसको 2.5 रख देता हूं, 2.5। फिर मैंने आपसे मांग लिया 1.5 रुपए, क्या पूरे हो गए? ये एक बच गया। फिर लास्ट में चलो एक ही मांग लेते हैं, ये हो गया 1 रुपए। ठीक है, ये हो गया 1 रुपए। एक ये मांगा मैंने, एक ये मांगा, एक ये मांगा, और अब हर किसी का अपना क्या है, अपना हर किसी का नाम है। पहले वाले का नाम क्या है, एप्लीकेशन, मैं थोड़ा शॉर्ट में APP कर देता हूं। ठीक है, दूसरे वाले का नाम अलॉटमेंट, इसके बाद जो भी आएगा उसको अलॉटमेंट, इसके बाद जो होगा उसको फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल बोल सकते हैं इसको? नहीं, क्योंकि लास्ट नहीं है। अगर लास्ट होता ये तो फाइनल कॉल बोलते हैं। इसके बाद जो होगा सेकंड कॉल, और इसको मैं फाइनल कॉल भी बोल सकता हूं, फाइनल कॉल। ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं सर, फाइनल कॉल भी बोल सकता हूं। अब आइए, देखिए, अब मान लीजिए, सपोज करिए एक कंपनी है, एक कंपनी है, ये कंपनी है, एक कंपनी है, और जो बात चल, दोनों को जो डील होगा ना, कंपनी और जो आप लोग पैसे शेयर्स लोगे, तो आपको बोला जाएगा शेयर होल्डर। आपको क्या बोला जाएगा, शेयर होल्डर। और एक ये पर्सन है जिसको शेयर्स खरीदने हैं। आप शेयर्स क्यों खरीद रहे हो? आपका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मेरे पैसे जल्दी से जल्दी ज्यादा मल्टीपल में ग्रोथ हो, आपका ऑब्जेक्टिव। और कंपनी क्यों आपसे पैसे ले रही है? कंपनी को बिना इंटरेस्ट के पैसे मिल रहा है, कोई ब्याज व्याज नहीं दूंगा। अगर प्रॉफिट होगा तभी मैं आपको फायदा दूंगा, नहीं होगा तो आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। मैं आगे चल के बताऊंगा कि कंपनी काम कैसे करती है इसके ऊपर। ठीक है ना? तो 2 ट्रांजैक्शंस है और दोनों के ट्रांजैक्शंस को हम देखेंगे और उसके हिसाब से करेंगे। मान लेते हैं कि कंपनी ने आपसे कहा कि आप मुझे ना, कंपनी ने आपसे क्या कहा कि आप मुझे पेमेंट दो, और जो पेमेंट मांगा कंपनी ने वो कैसे कैसे मांगा। मान लेते हैं कंपनी ने आपसे ये पैसे मांगे, ये पैसे मांगे और ये पैसे मांगे। ठीक है, ये पैसे मांग लिए, और सपोज करो ये पैसे भी मांग लिए और ये पैसे भी मांग, ये लास्ट वाला छोड़ देते हैं, चलो लास्ट वाले छोड़ देते हैं। चलो, इतने रुपए अभी फिलहाल मांग चुकी है कंपनी। अब आपने कितने पेमेंट किए अलग मैटर है, और कंपनी कितने पैसे मांग रही है। और कंपनी ने एक बार में नहीं मांगे होंगे, पहले ये मांगे होंगे, फिर 2-3 महीने बाद ये, फिर 2-3 महीने बाद 2-3 महीने, यहां तक मांग चुकी है। और लास्ट वाला कंपनी ने पता है क्या कहा, अब हम इसको जब मांगेंगे, जब बहुत जरूरत पड़ेगी तो इसे रहने ही दो, अभी तो रहने ही दो फिलहाल। अब कंपनी ने जो मांगा यहां से, तो कंपनी जब भी पैसे मांगेगी तो उसको बोला जाता है, कंपनी मांगने को इंग्लिश में बोला जाता है कॉल करना, बुलाना। कॉल का मतलब क्या होता है,
बुलाना। तो एक तरीके से कंपनी ने आपको बुलाया और आपसे पैसे मांगा, तो उसको सिंपल अकाउंट्स में बोल दिया गया कॉल्ड अप। क्या बोल दिया गया? आपसे बुला के आपसे पैसे मांगे। कितने रुपए मांगे आपसे कॉल्ड अप? 3, 2, 5 और 4, 9 रुपए। तो कॉल्ड अप यहां पे पता है क्या है? 9 रुपए है। कॉल्ड अप कितनी हो गई? तो कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है? जितनी कंपनी पैसे मांगती है। अगर मान लो कंपनी में इसके आगे भी टिक लगा देता तो कॉल्ड अप कितना हो जाता? अगर मान लो मैं सिर्फ इतना ही टिक रखता तो कॉल्ड अप कितना हो जाता? कितने हो जाते? 7.5। समझ रहे हो बात आप? तो मैंने अभी यहां तक। अब शेयर होल्डर जो है उसने ये भी पैसे दे दिए, ये भी पैसे दे दिए और ये भी पैसे दे दिए और ये पैसे नहीं दिए। सपोज करो, या सपोज करो अभी फिलहाल वाले में करता हूं, ये भी पैसे दे दिए। यानी शेयर होल्डर ने जैसे जैसे कंपनी ने मांगा और वैसे वैसे आपने उसको पैसे भी दिए। तो जब शेयर होल्डर देगा तो वो पैसे देगा ना, तो उसको बोला जाएगा पेड अप। तो पेड अप कितनी है यहां पे? कॉल्ड अप कितनी है और पेड अप कितनी है? अगर मान लो शेयर होल्डर बोलता मैं ये वाला नहीं दे पाऊंगा भाई अभी, तो पेड अप कितना हो जाता? और शेयर होल्डर बोलता है भाई छोटे छोटे क्या पैसे मांगते हो, मैं तो सारा ही दे दूंगा, तो पेड अप कितना होता? 10 होता। यानी जितना शेयर होल्डर पैसे दे दे, कंपनी कितना मांग रहा है मैटर नहीं करता, जितना शेयर होल्डर पैसे दे दे उसको क्या बोलेंगे हम? पेड अप। तो अभी फिलहाल के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब इसमें से कंपनी ने भैया 1 रुपए नहीं मांगे, 1 रुपए नहीं मांगे, तो इसको पता है क्या बोला जाएगा? जब कंपनी नहीं मांगेगा तो इसको बोला जाएगा अनकॉल्ड। मतलब कॉल्ड मतलब मांगना, अनकॉल्ड मतलब नहीं मांगना। तो अनकॉल्ड कितना रहेगा कैपिटल? अनकॉल्ड कैपिटल कितना है? 1 रुपए। अनकॉल्ड कैपिटल क्या है? और कंपनी पता है ऐसा क्यों करती है? कुछ पैसे छोड़ देती है कंपनी, जब बहुत ज्यादा परेशानी आती है तब मंगवाती है ये पैसे। यानी एक मुसीबत के लिए कंपनी ने छोड़ा हुआ है, अपने कैपिटल को छोड़ दिया है कि जब ऐसा कोई मुसीबत कंपनी के ऊपर आएगी तो वो वाले पैसे जो हम अभी नहीं मांग रहे तब मंगवा लेंगे। अगर आपने तब नहीं दिए तो कंपनी आपसे रिकवर लीगली कर सकता है, क्योंकि आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कंपनी के अंदर। लिमिटेड लाइबिलिटी पता है कितनी? 10 है। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए। तो आपकी लाइबिलिटी कितनी होगी? 10 ही होगी। तो अगर आपने 9 दे दिया तो 1 रुपए लाइबिलिटी बनती है ना आपकी, तो कंपनी मांगती है। तो इस कंपनी को कंपनी क्या करती है? इस पैसे को अभी नहीं मांगेगी, मुसीबत पे मांगेगी। तो इसलिए इसका नाम एक और पड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। रिजर्व। तो रिजर्व कैपिटल वो कितना है हमारा रिजर्व कैपिटल? 1 रुपए। तो जो अनकॉल्ड कैपिटल होता है वही क्या होता है हमारा? रिजर्व कैपिटल। और जनरली रिजर्व कैपिटल पता है कंपनी कब मंगाती है? कंपनी जब बंद होने लगता है ना, वाइंडिंग अप के टाइम पे मंगवाती है जनरली। वाइंडिंग अप मतलब जब लाइबिलिटी वगैरह का पेमेंट देना रहता होगा तो बोलती है भैया जो जो शेयर होल्डर थे तुम तो मालिक थे और तुमसे 1 रुपए रह रहे थे लेने के लिए, अब दे दो, हम लाइबिलिटी वगैरह का पेमेंट करके खत्म करें उसको। तो अगर जितना पैसे मैं मांग लूं उसे क्या बोलेंगे? कॉल्ड अप। जितना पैसा शेयर होल्डर दे दे उसे क्या बोलेंगे? पेड अप। और जितना पैसा कंपनी ना मांगे, अनकॉल्ड या फिर रिजर्व कैपिटल। ठीक है, रिजर्व कैपिटल। एक कैपिटल रिजर्व भी होगा आगे चल के, दोनों अलग है। कैपिटल रिजर्व अलग होता है और रिजर्व कैपिटल अलग होता है, इस बात का ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ये रिजर्व कैपिटल है। चलो, इसके बाद एक केस मैंने आपके सामने ये रखा, इसके अंदर 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए। ठीक है ना, ये रखा और इसके अंदर आपको 3 पॉइंट समझ में आ गए। एक और केस बनाते हैं जिसके अंदर आपको सारे जो छोटे छोटे से टर्म्स है ना, इस पे थ्योरी पक्का पूछा जाएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे आप करते जाओगे। आइए अब मान लेते हैं कंपनी ने आपसे ये भी मांगे, ये भी मांगे और ये भी मांगे और ये भी मांगे और ये भी मांगे। दूसरा केस मैं ले रहा हूं आपके सामने। कंपनी ने क्या करा? आपसे इस तरीके से पैसे मांगे। तो आप मुझे बताइए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉल्ड अप कितना है? कॉल्ड अप कितने हैं? 10 रुपए हैं, क्योंकि कंपनी ने सारी लिस्ट ही मांग ली आपसे। तो अब शेयर होल्डर ने क्या करा? आपको ये दे दिया, ये दे दिया और ये दे दिया और ये दे दिया। लास्ट वाला नहीं दिया शेयर होल्डर ने।
तो आप बताओ पेड अप कितना है। शेयर होल्डर को मैं एसएच लिख रहा हूं, एसएच, एसएच का मतलब शेयर होल्डर, समझ में आया, एसएच का मतलब शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर ने कितना पेड अप कितना है बता सकते हो यहां, पेड अप कितना है 9। और जो पैसे इसने नहीं दिए कंपनी इसका वेट करेगी, भाई दे दो दे दो दे दो। और जो पैसे इसने नहीं दिए उसको बोला जाएगा हमारा कॉल्स इन एरियर। अब जो पैसे नहीं दिए तो ये पता है कितना है, कितने नहीं दिए इसने, तो 1 रुपए जो नहीं दिया उसको क्या बोलेंगे हम, जैसे इस वाले में कंपनी ने 1 रुपए नहीं मांगा तो रिजर्व कैपिटल बना। अब शेयर होल्डर ने 1 रुपए नहीं दिए तो क्या बनेगा, कॉल्स इन एरियर। और जब भी कॉल्स इन एरियर होगा तो कंपनी के पास पावर है, इससे ब्याज लेगा। भाई तू लेट पैसा दे रहा है, 1 रुपए नहीं दे रहा, तू लेट पेमेंट दे रहा है, तूने लेट पैसा दिया है तो इसके बदले तुझे ब्याज देना पड़ेगा। तो जब भी कॉल्स इन एरियर होगा तो 10% पर एनम के हिसाब से इसके ऊपर लगाया जाएगा इंटरेस्ट। एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा कि कॉल्स इन एरियर पे कितने % इंटरेस्ट लगाया जाता है, तो जवाब है 10% पर एनम। अगर सिर्फ 10% है तो वो गलत आंसर है, वहां पे पर एनम लगना जरूरी है। और ये कहां लिखी है, ये लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट के अंदर ना। देखो कंपनी जो कानून होते हैं ना वो पता कैसे चलता है, एक तो एक्ट होता है, एक रूल होता है, ठीक है, फिर इसके अंदर नोटिफिकेशन होते हैं, फिर सर्कुलर होते हैं, बड़ी सारी चीजों को मिला के चलाया जाता है। तो उस कंपनी के जो है ना उसके अंदर कुछ फॉर्म्स बनाए हुए हैं उन्होंने, जहां पे बैलेंस शीट कैसे बनेगा वो शेड्यूल नंबर आपके 6 में बताया गया है, ठीक है। बैलेंस शीट कैसे बनेगा, P&L कैसे बनेगा शेड्यूल 6 में। ऐसे ही इंटरेस्ट कितना होगा वो एक लिस्ट है जहां पे बताया है, और दैट इज टेबल F के अंदर है। ये कौन से टेबल में, F मतलब A टेबल में कुछ और नियम लिखा होगा, टेबल लिख रखा है BCDEF, तो F नंबर आया तो F में इंटरेस्ट की बात करी गई है, तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा कितने % होगा, 10% होगा। समझ में बात आपको। अब जो अगर इसने, मैंने इंटरेस्ट मांगे कि भैया इंटरेस्ट आपके लगेंगे आप दे दो, अब ये बोलता है कि भैया मेरे पास अब पैसे ही नहीं होंगे, अब मैं दूंगा ही नहीं तुम्हें 1 रुपए, तो भूल जाओ। कंपनी को शेयर होल्डर क्या कह रहे हैं, अब तुम भूल जाओ कि 1 रुपए मिलेंगे। कौन कह रहा है, ये शेयर होल्डर कह रहा है भूल जाओ, मेरे पास 1 रुपए होगा ही नहीं और मैं तुम्हें दूंगा नहीं। फिर कंपनी कहेगा अब तुम भूल जाओ कि तुम्हारे पास शेयर भी हैं, इसके शेयर को मैं ले लूंगा वापस, यानी हो जाएगा शेयर फोरफीचर। शेयर यानी अगर आपने कुछ पैसे मुझे दिए, कंपनी को दिए, और कुछ पैसे कंपनी के बाकी रह गए आपके, मैं बार बार आपसे मांग रहा हूं पैसे दो पैसे दो पैसे दो, और आप मना कर रहे हो, तो मैं बोलूंगा भैया फिर तुम कंपनी के मालिक या कंपनी के अंदर मेंबर बनने लायक नहीं हो, तुम्हें बाहर कर देंगे। जब आपको बाहर किया जाएगा तो आपने कुछ पैसे तो दे ही रखे थे, आप बोलोगे मेरे पैसे तो लौटा दो जो मैंने दिए थे, तो रूल कहता है कि भैया जो पैसे दिए थे वो भूल जाओ, वो कंपनी का फायदा कंपनी अपने पास रख लेगी। तो उसको अकाउंट्स के टर्म्स में क्या बोलेंगे, शेयर फोरफीचर। अब कितने पैसे आपके मैं रख लूंगा, आपको मैं भगा दूंगा, नहीं दूंगा पैसे, जाओ, तो कितने रुपए, तो यहां पे शेयर फोरफीचर होगा 9 रुपए। यानी जितने पैसे आपने मुझे दिए हैं उतने ही मैं फोरफीचर कर सकता हूं। ऐसे मैं बोलूं जा तेरे 10 रुपए रख लूंगा, तो 10 रुपए तो दिए ही नहीं आपने। आपने कितने दिए मुझे, पेड अप। यानी आप एक चीज देख रहे हो, जितना पेड अप उतना, तो हमेशा पेड अप इज इक्वल टू शेयर फोरफीचर होता है। जब हम आगे करेंगे ना क्वेश्चन को, तो प्रैक्टिकली जब जर्नल एंट्री पे भी आएंगे तब करेंगे, तब पता चलेगा आपको रियलिटी किस किस तरीके से हम कैलकुलेशन वाले पार्ट को करेंगे। तो शेयर क्या हो गया, यहां पे फोरफीचर हो गया। सेकंड केस समझ में आया। यहां पे क्या क्या देखा हमने, कॉल्ड अप तो पता ही था, कॉल्ड अप के साथ साथ हमने देख लिया कि भैया पेड अप भी हो सकता है, और पेड अप अगर कम रहा तो क्या होगा, कॉल्स इन एरियर, और कॉल्स इन एरियर हुआ तो आपके शेयर क्या हो सकते हैं, फोरफीचर। और जब फोरफीचर होंगे तो वो उतना ही पैसा फोरफीचर होगा जितना आपने दे रखा है, जितना आपने दे रखा है। और अगर आपने पैसे नहीं दिए कुछ दिनों तक, तो मैं आपसे मांगूंगा तो ब्याज के साथ लूंगा मैं, तो ब्याज कितने % है, और कहां लिखा है, टेबल F कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, ठीक है।
हाँ 14 दिन के बाद देते ना, 14 दिन का देते हैं कि भैया दे दो, उसके बाद भी नहीं दे रहे तो फिर आपके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज लगाने लगते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडेड नहीं, सिंपल इंटरेस्ट का लगता है हमारा। इसके बाद थर्ड केस देखो, मान लो कंपनी ने क्या करा, ये भी पैसे मांगे, ये भी पैसे मांगे, अब बोल रहा है कि अभी नहीं मांग रहे हम आपसे, क्रॉस लगा दिया, मतलब कंपनी मांग ही नहीं रही, बोल रही अभी नहीं, अब जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी मांग लेंगे। लेकिन शेयर होल्डर ने क्या करा, शेयर होल्डर ने तो अब कॉल्ड अप कितनी है बताओ, कॉल्ड अप कितनी है इस केस में, 5 रुपए। अब शेयर होल्डर बोलता है भाई इतने बार बार मैं इतने लेना देना छोड़ो, मैं पहले ही दे देता हूं। या मान लो शेयर होल्डर इतने दे दिया, बोला लास्ट एक तो रोक ही लेता हूं मैं, इतने दे दिए, ठीक है। तो अब यहां पे शेयर होल्डर की तरफ से पेड अप क्या है, कॉल्ड अप था आपका 5 रुपए और पेड अप कितने हो गए, 9 रुपए। यानी कॉल्ड अप और पेड अप दोनों अलग अलग हो सकते हैं। अब यहां पे शेयर होल्डर ने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है, किसको दे दिया एक्स्ट्रा पैसे, कंपनी मांगे तो 5 ही थे और आप मुझे कितने दे रहे हो, तो क्या दे रखे हैं, एक्स्ट्रा पैसे दे दिए। तो एक्स्ट्रा पैसे जो दे दिए, उस एक्स्ट्रा पैसे को क्या कहेंगे पता है, कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि जब भी एक्स्ट्रा दोगे तो एडवांस ही होगा, जब नहीं दोगे तो एरियर यानी बाकी, और जब एक्स्ट्रा दोगे तो कॉल्स इन, और कॉल्स इन एडवांस आपने कितने एक्स्ट्रा दिए यहां पे, 4 रुपए। तो शेयर होल्डर के पॉइंट से बनेगा कॉल्स इन एडवांस 4। अब शेयर होल्डर कहता है कि भाई मैंने नहीं दिए थे, तुम्हें कम दिए थे पैसे, तो तुमने हमसे तो ले लिया ब्याज, और अब हमने ज्यादा दिए हैं तो अब मैं लूंगा तुमसे ब्याज। शेयर होल्डर ने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया ना कंपनी को, तो अब शेयर होल्डर बोलेगा मुझे ब्याज दो। अब मैं अगर कम देता, मान लो आप शेयर होल्डर हो, आपने कुछ पैसे मुझे कम दिए, तो मैं बोलूंगा भाई तुम्हारे ऊपर ब्याज लगेगा, कितने परसेंट से, 10% ब्याज लेके आओ, उसके साथ पैसे लेके आना। अब मैंने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, यानी आपने अब मुझे कंपनी को, मैं कंपनी हूं और आप इन्वेस्टर हो, आपने मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, अब बोलोगे भैया मुझे ब्याज दो, तो मैं बोलूंगा भाई मैंने एक्स्ट्रा मांगे थोड़ी थे, तो बोलेगा आपने रिटर्न भी नहीं किया, रिटर्न कर देते हैं आप। अगर मैंने चुपचाप रख लिए हैं और रिटर्न नहीं किए तो मुझे ब्याज देना पड़ेगा, और मुझे पता है कितना ब्याज देना पड़ेगा, 12% पर एनम के हिसाब से। और ये भी कहां लिखा है, टेबल एफ में। यानी अगर कंपनी के पॉइंट, कंपनी का नुकसान हो गया इसमें, कंपनी को जब ब्याज देने की बारी आई तो 12% देना पड़ता है, और जब लेने की बारी आई तो 10% ही ब्याज देना पड़ता है। एमसीक्यू में दोनों में से कोई भी पॉइंट आ जाता है, बच्चे वहां कंफ्यूज रहते हैं 10 किसका था 12 किसका था। तो जहां कंपनी का नुकसान हो रहा है वो 12% पे हो रहा है, और कंपनी को देना पड़ेगा। नुकसान कब होगा, जब कंपनी को, तो देना कब है कंपनी को, कॉल्स इन एडवांस पे देना है, ठीक है। एक दो बार आप देखोगे याद, ये चीज मैं पहले ही बोल रहा हूं, देखो एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा तो मतलब आएगा, अब वो डिपेंड करता है आप याद रखोगे या फिर नहीं रखोगे, ये पूछा जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां पे कॉल्स इन एडवांस हो गया हमारा कितने, अगर मान लो मैं ये भी दे देता तो कॉल्स इन एडवांस कितने होते हैं, 10 रुपए, 10 रुपए नहीं 5 रुपए, कितने हो जाते हैं 5 रुपए, ठीक है। अगर मैं यहीं तक देता तो कॉल्स इन एडवांस कितना होता, 2.5 रुपए, समझ रहे हो ना आप, कितने हो जाते हैं 2.5 रुपए। क्या आपको ये छोटी छोटी जो मैंने बातें बताई हैं आपको ये कुछ समझ में आया। कॉल्स इन एरियर क्या होता है, कॉल्स इन एरियर क्या होता है भाई, कॉल्स इन एरियर वो होता है जो शेयर होल्डर नहीं देता है। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, जो शेयर होल्डर एडवांस में एक्स्ट्रा दे देता है। कॉल्ड अप क्या होता है, जितना कंपनी, पेड अप क्या होता है, जितना शेयर होल्डर पेमेंट। शेयर फोर फीचर कौन सा पैसा होगा, जितना शेयर होल्डर ने दे रखा होगा। कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट रेट क्या है, कॉल्स इन एरियर 10%, कॉल्स इन एडवांस पे कितने हैं 12%। अनकॉल्ड कैपिटल क्या होता है, जो कंपनी ने नहीं मांगे। अगर इसी वाले एग्जांपल में मैं आपसे पूछूं अनकॉल्ड कैपिटल बता दो तो कितने होंगे बताओ, अनकॉल्ड कैपिटल जो कंपनी ने नहीं मांगे कितने होंगे 5, क्योंकि कंपनी ने तो बस यही 2 ही मांगे। अगर मैं ऊपर आपको दिखाऊं तो 2 तो 5 ही बनते हैं, बाकी तो मांगे ही नहीं, तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा
और रिजर्व कैपिटल कितना होगा? वो भी 5 ही होगा हमारा, वो भी क्या होगा हमारा? रिजर्व कैपिटल 5 रुपए, ठीक है ना। जब शेयर फोर फीचर होता है ना ये 9 रुपए, तो ये कैपिटल रिजर्व में भी चला जाता है, हम बाद में उस चीज को देखेंगे। तो कुछ एक ऐसे बेसिक इसमें से भी क्वेश्चन थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं। ऑथराइज कैपिटल बताओ, अंडर सब्सक्राइब बताओ, ओवर सब्सक्राइब भी बताओ, और इसके साथ इशूड कैपिटल बताओ क्या होता है, कॉल्स इन एरियर क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, शेयर फोर फीचर क्या होता है, पेड अप क्या होता है, कॉल्ड अप क्या होता है। ये छोटे छोटे से वर्ड्स जो कि बहुत इजी और सिंपल है, अगर समझ में आ जाए तो ये आपसे एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, और इस पे ना क्वेश्चंस बनाए जा सकता है। जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया कि एक शेयर कंपनी ने 2 रुपए, 3 रुपए, और जैसे मैंने बोला कंपनी ने आपसे मांग लिए 2 रुपए, 3 रुपए और 2 रुपए, और शेयर होल्डर ने ये अमाउंट दे दिया। एमसीक्यू में आ गया अनकॉल्ड कैपिटल बताइए। एमसीक्यू में क्या पूछ लिया? अनकॉल्ड कैपिटल। 4 ऑप्शन दे देंगे, चारों में से एक होगा वो। तो इसमें से क्योंकि ये 30 नंबर का चैप्टर है, तो हर जगह से हर किसी से आपका एमसीक्यू बन सकता है, इस बात का ध्यान रखना। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? यहां तक क्लियर है आपको? तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं हर बार क्वेश्चंस के अंदर। इसके बाद हमें सीखना होगा हर एक पॉइंट के जर्नल एंट्री को। क्या सीखेंगे हम? जर्नल एंट्री, जिसके हर एक पॉइंट के 2-2 जर्नल एंट्री होते हैं, ठीक है ना। कितने जर्नल एंट्री होंगे? हर एक पॉइंट के 2-2। तो अभी तक हम अगर कितना पढ़ चुके हैं, अगर आप अपने किताब में देखोगे तो स्टार्टिंग के पॉइंट्स में यही होंगे। पहला हमने पढ़ा ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल क्या होता है भैया? जो कंपनी अपने शेयर्स को रजिस्टर्ड करवा लेती है उसे ऑथराइज कैपिटल। इसके बाद फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है? एक शेयर का एक ऐसा वैल्यू जो इशू करती है जिस शेयर्स पे, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। इसके बाद मैंने देखा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज कैपिटल में से जो शेयर पब्लिक को ऑफर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? जितना शेयर पब्लिक खरीद ले उसको क्या बोला जाता है? फुल्ली सब्सक्राइब क्या होता है? जब इशू शेयर पूरे के पूरे बिक जाए तो उसे फुल्ली सब्सक्राइब बोलेंगे। अंडर सब्सक्राइब क्या होता है? जब जितने शेयर इशू किए गए उससे कम शेयर बिके हमारे, तो उसको क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्राइब बोलेंगे। और मिनिमम अंडर सब्सक्राइब कितना हो सकता है? 90% हो सकता है। ओवर सब्सक्राइब क्या होता है? जब कंपनी शेयर इशू करे और उससे ज्यादा पब्लिक मांग ले तो उसको क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्राइब बोला जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद कॉल्ड अप क्या होता है? जितने पैसे कंपनी मांगती है शेयर होल्डर से, कॉल्ड अप, और जितने पैसे कंपनी नहीं मांगती, अनकॉल्ड कैपिटल। जितने पैसे शेयर होल्डर दे देता है, पेड अप कैपिटल। जितने पैसे शेयर होल्डर नहीं देता है मांगने के बाद भी, कॉल्स इन एरियर। जितने पैसे शेयर होल्डर दे देता है बिना मांगे, कॉल्स इन एडवांस होता है। कॉल्स इन एरियर पे 10% और एडवांस पे 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा चलता है यहां पे। इसके बाद जब शेयर होल्डर पैसे नहीं देता तो जितने पैसे शेयर होल्डर ने दिए हैं वो कंपनी अपने पास रख लेती है, वापस नहीं लौटाती, तो उसको क्या बोलते हैं? शेयर फोर फीचर बोलते हैं, जो कि हमेशा पेड अप के बराबर होता है। जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उसके हिसाब से देखेंगे। यहां तक बेसिक समझ में आए? अब हर बार बात चल रही है शेयर्स की, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि टाइप ऑफ शेयर्स, वैसे कि मुझे जर्नल एंट्री कराना है लेकिन मैं आपको टाइप ऑफ शेयर्स बता दूं, उससे पहले मैं कुछ कैलकुलेशन करना चाहूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि भैया ये शेयर्स वाला क्या काम कैसे करता है, शेयर्स वाले काम कैसे करते हैं। ये देखिए, एक मैं इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं, इनकम चार्ट की तरह बना रहा हूं। इसके बाद जर्नल एंट्री करेंगे। एक इनकम स्टेटमेंट या इनकम चार्ट। सबसे पहले मान लो मेरा जो भी सेल्स होगा, लेट सपोज मेरा सेल्स जो है वो 10 लाख रुपए का है। सेल्स कितने का है? अब इसमें से माइनस कर देते हैं जो सेल्स करने में टोटल कॉस्ट लगा। अब टोटल कॉस्ट पता है क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। इकोनॉमिक्स वगैरह में अगर आपके चैप्टर में इकोनॉमिक्स में कॉस्ट है तो आगे पढ़ोगे या पढ़ लिया हो आपने शायद। टोटल कॉस्ट तो मान लेते हैं 4 लाख रुपए है, तो जो अब आपके पास बच के निकलता है इसको बोलते हैं प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। लेकिन ये तो साधारण व्यक्ति बोलेगा प्रॉफिट, कंपनी में आने के बाद ना कुछ कुछ वर्ड्स बदल जाते हैं। इसको हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज EBIT। EBIT, ठीक है। या फिर अब शॉर्ट फॉर्म में कई बार एबिट भी बोल देते हैं इसको,
क्या बोल देते हैं, एबिट, ठीक है। एबिटा मार्जिन भी बोलते हैं कई लोग। जब आप फाइनेंस के लोगों से बात करते हैं ना हम, तो हर किसी की अपनी भाषा अलग होती है। तो फाइनेंस के लोगों के बात ऐसे होगी, अगर आप बोलोगे भाई मेरी कंपनी ये कर रही है, तो अगर फाइनेंस का जानकार होगा तो बोलेंगे भाई तेरा एबिटा क्या है, तो वो यानी ईबीआईटी पूछ रहा है कि कितना है आपका, ठीक है ना। तो उसमें या फिर इसको बोल देते हैं पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका मतलब तो मेरा 6 लाख रुपए ये आया, ठीक है ना, ईबीआईटी या फिर 6 लाख। इसके बाद भैया इंटरेस्ट माइनस करते हैं। अब इंटरेस्ट मान लिया जाए 1 लाख है। अब इंटरेस्ट किसके ऊपर होता है, इंटरेस्ट हमारा जो बैंक से लोन लिया है वो, और एक अगला चैप्टर पढ़ोगे आप डिबेंचर, डिबेंचर के ऊपर भी इंटरेस्ट देना होता है, तो वो वाला। तो मान लेते हैं कि इसको देने के बाद हमारा बचा कितना, 5 लाख। तो अब इसके अंदर से आई उड़ा दो, तो क्या बचा हमारा, ईबीटी। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स। आई चला गया क्योंकि आई हमने माइनस कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, टैक्स दे देते हैं सरकार को। लेट सपोज के सरकार ने बोला भैया 50% का टैक्स रेट है। कितने परसेंट का, तो 50% टैक्स कितना कट जाएगा, 2.5 लाख। किसका 50% भाई, इसका 50%। तो अब जो आपके पास बचा 2.5 लाख बचा, जिसको हम बोलेंगे ईएटी। क्या बोला हमने, यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स। पहले था अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग का मतलब कमाई, और उसके बाद क्या हुआ, अर्निंग आफ्टर टैक्स हो गया। अगर आप अर्निंग की जगह पे प्रॉफिट बोलना चाहते हो तो ये हो जाता है हमारा पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये हो जाता है पीएटी, पैट। अर्निंग आफ्टर टैक्स को हम ज्यादातर पैट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब पैट का मतलब ऐसा नहीं पालतू जानवर करोगे अब पैट, पैट का मतलब है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब ये प्रॉफिट है जिसके अंदर 2 लोगों का हक है। अगर मैं यहां पे लिखता हूं शेयर्स, इस प्रॉफिट के ऊपर शेयर होल्डर का हक है। अब शेयर होल्डर की बात करूं तो मेरे पास 2 किस्म के, 2 तरीके के शेयर्स हैं। एक शेयर है दैट इज बोलता है भैया 10% प्रेफरेंस शेयर, ₹150, 15 लाख। मतलब मैंने एक शेयर ऐसा था हमारे पास 10%। अब ये परसेंटेज पता है क्या है, परसेंटेज डिनोट करता है इसका डिविडेंड का रेट, इंटरेस्ट रेट नहीं, डिविडेंड। अगर किसी चीज के आगे परसेंटेज लगता है तो वैसे तो वो इंटरेस्ट ही होता है, लेकिन शेयर्स के आगे अगर परसेंटेज लग जाता है तो उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। यानी ये कहता है कि भैया अगर मैंने 15 लाख रुपए लगाए हैं तो मैं 10% लेने का हकदार हूं। कितने परसेंट लेगा ये, 10% लेगा। और दूसरा बेचारा एक शेयर होल्डर, मान लिया जाए इक्विटी शेयर होल्डर बोलेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर बोलेंगे, और ये मान लेते हैं नंबर है, सपोज करो 10,000 और ईच है हमारा 10 रुपए का। तो यानी रुपीस के टर्म्स में बात करें तो ये भी कम नहीं, ये भी 1 लाख है, ठीक है ना। अब ये पैसे बांटने की लड़ाई चलेगी। अब यहां पे जो हमारे पैसे बटे ये इन दोनों के ही होंगे। किसके होंगे, एक है प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस का मतलब पहले, और एक है इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर। और इसमें क्या फर्क है थोड़ा भी ये भी समझ लोगे आप। तो अब भाई सबसे पहले जो पैसे दिए जाएंगे ना, यहां से अब मैं माइनस करूंगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड, क्योंकि ये परसेंटेज नहीं होता, इसको क्या कॉल करते हैं, डिविडेंड। तो कितना देना है भाई, 15 लाख पे 10% देना है, मतलब भाई 1.5 लाख रुपए ले ले तू और चला जा। अब जो बचा ये अर्निंग बचा मेरे पास। अब ये अर्निंग किसका है, ये सारा अर्निंग एक ही का बचा हुआ है बेचारा इसका। तो अर्निंग फॉर किसको, इक्विटी। अर्निंग किसके लिए, इक्विटी के लिए। कितने बचे, 1 लाख। कितने बचे, अब 1 लाख रुपए इनके बीच में बंटने वाला है। अब 1 लाख रुपए जब बंटता है ना, तो सबसे ज्यादा हमारे पास जो पैसे पड़े हुए हैं अर्निंग फॉर इक्विटी कितने पड़े हुए हैं हमारे पास, 1 लाख। अब इस 1 लाख में से बड़ी डिस्कशन होती है इसके ऊपर कि भाई पैसे दें तुम्हें ना दें, क्योंकि कंपनी का ग्रोथ करना है नहीं करना है। तो एक तरीके से इनसे बहुत डिस्कशन होते हैं, इससे कुछ डिस्कशन नहीं करते, बोलते भाई तू पैसा ले और निकल यहां से।
इससे बड़ी डिस्कशन होती है कि कंपनी के अंदर बताओ कैसे करना चाहिए, नए प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो बोला जाता है कि यार देख, मैं अगर बाहर से पैसा लूँगा लोन तो फिर ब्याज बढ़ेगा, ब्याज बढ़ेगा तो फिर प्रॉफिट फिर कम आएगा, फिर कंपनी के ऊपर बहुत बर्डन आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, डिविडेंड ना मैं तुम्हें जो ये पैसे जो है ना, इस पैसे को मैं सारा नहीं देता अभी तुम्हें, इसका मान लो 50% अभी दे रहा हूं तुम्हें, 50% नहीं दे रहा। तो इस पैसे में से मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हें कितना परसेंट दे दूंगा, 50% दे दूंगा, मतलब अमाउंट्स के टर्म्स में 50,000। और कितने पैसे मैं नहीं दे रहा हूं, क्यों नहीं दे रहा हूं पता है? क्योंकि मैं अपने बिजनेस के अंदर लगाने वाला हूं इस पैसे को एक्सपेंशन पे। तो जो पैसे मैं नहीं दे रहा हूं इसको बोला जाता है रिटेन अर्निंग। क्या बोला जाता है? रिटेन अर्निंग। बिजनेस स्टडी में ये सारे पॉइंट्स आते हैं। जब आप सेकंड बुक पढ़ोगे ना कैपिटल बजटिंग वाला, तो उसमें सब कुछ आएगा, ये समझना, ध्यान रखना। और जो पैसे मैं आपको देने जा रहा हूं इसको बोलते हैं डिविडेंड। उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। जो पैसे मैं आपको देने जा रहा हूं उसको क्या बोलते हैं हम? अब डिविडेंड देखो कितनी मुश्किलों के बाद मिलता है शेयर होल्डर को। और मान लो अगर हमारे बीच में फैसला हुआ कुछ मत दे भाई, तब तो इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। और कंपनी का मान लेते हैं कि प्रॉफिट 1.5 लाख होता। कितना प्रॉफिट होता? 1.5 लाख। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिल गया 1.5 लाख, बचा क्या? अब इसको मिलेगा ही नहीं। यानी जब प्रॉफिट होगा तभी इसको मिलेगा, लॉस होगा तो इसको नहीं मिलेगा। और हम अकाउंटिंग जो पढ़ रहे हैं वो इसकी पढ़ रहे हैं, इसकी अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे हैं। शेयर्स में कितने टाइप के शेयर हो गए? एक हो गया प्रेफरेंस शेयर। तो अगर कोई पूछता है कि भैया प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में फर्क बताओ, तो पहला फर्क, जब पैसे बांटने की बारी आएगी, और पैसे बांटने का मतलब डिविडेंड बांटने की बारी आएगी, तो पहले किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर वाले को, दूसरे इक्विटी वाले को। और इसमें से अगर देखा जाए तो ऑनर दोनों होते हैं कंपनी के अंदर, लेकिन जब फैसला लेने की बारी आएगी, डिसीजंस लेने की बारी आएगी, तो हम इसको नहीं इन्वॉल्व करेंगे। किसको इन्वॉल्व करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर को। और जब हम ऐसे पैसे लेते हैं ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, तो हम इनको प्रॉमिस कर देते हैं कि भाई मैं तेरे पैसे ना लौटा दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, मैं तेरे कुछ दिनों के बाद पैसे रिटर्न कर दूंगा। और मैक्सिमम 15 साल 20 साल अलग अलग टेन्योर है, मैं अभी 15 ईयर कहता हूं। तो 15 ईयर के बाद मुझे इनके पैसे रिटर्न करने ही करने हैं। तो दूसरा डिफरेंस, इक्विटी वाले के पैसे कभी नहीं वापस करने हैं, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे वापस करने पड़ जाते हैं। कितने साल बाद? एक टाइम जो भी डिसाइड किया है, और मैक्सिमम 15 साल के बाद। इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में 20 साल है। तो आपके सिलेबस में वैसे प्रेफरेंस शेयर है नहीं, जब आप आगे पढ़ोगे तो जरूर मिलेगा आपको। समझ में आई बात आपको? अब यहां तक आपको समझ में आया डिविडेंड कौन सा होता है? डिविडेंड कितने टाइप के होते हैं? 2। एक कौन सा होता है? प्रेफरेंस डिविडेंड। और एक कौन सा होता है? तो पहले प्रेफरेंस डिविडेंड निकलता है और फिर क्या निकलता है? इक्विटी। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है भैया? प्रेफरेंस शेयर में पहले डिविडेंड मिलता है, इसमें बाद में मिलता है। इसके पास कोई राइट्स, वोटिंग राइट भी नहीं देते इनको तो हम, और इसके पास राइट है। इसके अंदर पैसे लौटाने हैं, पैसे लौटाने के प्रोसेस को रिडम्पशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो इसका रिडम्पशन होगा, इसका रिडम्पशन नहीं होगा। इसके पैसे जब लौटाते हैं ना, तो हम बायबैक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? बायबैक। इसके अंदर ईसॉप की प्रोसेस होती है कि अगर आप बहुत मेहनत करते हो ना, बहुत ज्यादा, तो जैसे कि कोई वर्कर है, अब कंपनी के अंदर आपको हैरानी होगी कि अगर प्राइवेट कंपनी में आप काम करोगे ना, तो काम करने के बाद अगर अच्छे एम्प्लॉय हो तो उसको पता है कि इसकी कितनी मर्जी तनख्वाह बढ़ा दूं ये भाग जाएगा। दूसरी कंपनी, अगर मैं आपको लाख रुपए महीने की तनख्वाह दे रहा हूं और पता रहेगा कि ये कंपनी काम कर रहा है, आप मान लो मारुति में हो और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छा सेल्स, टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा है, हर चीज़ों पे बहुत अच्छे डिसीजंस ले रहे हो, तो मारुति का जो कॉम्पिटिटर है, मान लेते हैं कि आपका महिंद्रा, वो बोलेगा कितना सैलरी मिल रहा है तुझे इंटरनली। यहाँ पे भी बहुत सारे पॉलिटिक्स चलती है, बोलते कितना मिल रहा है? 1 लाख, मेरे पास आ जा, मैं 1.5 लाख रुपए महीना दे दूंगा। तो आप लालच के मारे क्या करोगे? भाग जाओगे वहाँ पे। अब मारुति के पास से एक अच्छा पर्सन चला गया, अब महिंद्रा के पास 1.5 लाख है। अब टाटा बोलेगी भाई महिंद्रा कितना दे रहा है? तू बहुत काम कर रहा है, मैंने सुना, मैं तेरे को 2 लाख देता हूँ। वो वहां भाग जाएगा। तो इसी तरीके से हर कंपनी बुलाती रहती है। तो कंपनी चालाकी पता क्या करती है? बोलती है भाई तेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए है, ये तनख्वाह तो छोड़ तू, मैं अपनी कंपनी के तुझे ना
5,000 शेयर दे दूंगा या 50,000 शेयर दे दूंगा, और ये शेयर मैं तेरे को 10 रुपए में दूंगा। कितने? 50,000। और मेरे शेयर की वैल्यू ना पता है कितनी है, मान लेते हैं मारुति की, तो मारुति की मेरे ख्याल आज 3,000 के आसपास के शेयर की वैल्यू चल रही है, 3-4 हजार रुपए होगी वैल्यू। 3,000 एक शेयर की कीमत है, और तेरे को 50,000 शेयर दूंगा, तो कितने हो गए? 3,000 इंटू में 50,000, यानी तुझे दूंगा 2, 4, 6, 7, 15 करोड़ रुपए। कितने हो गए? 15 करोड़। कितने हो गए? 15 करोड़ का मैं तुझे शेयर दूंगा, लेकिन तुझसे पैसे लूंगा 10 रुपए के हिसाब से। तू मुझे पता है कितने दियो? तू मुझे दियो सिर्फ मात्र 5 लाख रुपए दे दियो। तो मैं बोलूं 5 लाख रुपए दो और 15 करोड़ का सामान लो, तो आप तो कहीं से भी इंतजाम करके दे दोगे। लेकिन मैं दूंगा 20 साल के बाद, जब तक तू मेरे पास 20 साल काम करेगा ना, उसके बाद मैं दूंगा ये तुझे। अगर 20 साल से पहले तूने काम छोड़ दिया तो ये नहीं मिलेगा। तो ये क्या दिया? लालच दिया आपको ये। तो इसको बोलते हैं ईसॉप। इसको क्या बोलते हैं हम? आपके सिलेबस में थ्योरी में आ जाता है ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान बोला जाता है इसको, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। तो कंपनी ऐसे करती है, तो जितनी कंपनी प्राइवेट कंपनी में जो बड़े बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह उसके ऊपर है ना, तो उनके पास तो ये मान के चलो सैलरी तो मायने नहीं रखते, करोड़ों करोड़ों के शेयर्स कंपनी दे देती है इसको। लेकिन बड़ी कंपनी के अंदर जो जॉब करता है उनको मिलता है। और किसको मिलता है? छोटे लेवल वालों को नहीं मिलता, जो बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं उनको मिलता है हमेशा ईसॉप। तो ये तो खैर थोड़ी सी हमारी क्या हो गई, ये हमारे सब्जेक्ट्स जो पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग, लेकिन उसके बीच में ऐसे ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं। कई बार ईसॉप वर्ड आ जाता है, डिविडेंड वर्ड आ जाता है, हमारा रिटेन अर्निंग वर्ड आ सकता है आपका। तो इन सभी का मतलब पता होना जरूरी है। तो सिर्फ मीनिंग मैंने आपको बताया। तो अभी तक हमने चैप्टर के अंदर कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा है। अगली क्लास से आपका लगभग ये चैप्टर थोड़ा स्टार्ट होगा, और इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो आपको मंडे वाली क्लास के अंदर बताऊंगा। कि एप्लीकेशन होगा, फोरफीचर होगा, एरियर होगा, प्रोराटा होगा, क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं, बैलेंस शीट होगा, कैश बुक होगा, अदर देन कैश होगा, जितने भी है वो सारे टॉपिक्स पे अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। यहां तक सभी को क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास में